द डार्क आर्काइव के पन्नों में दर्ज एक ऐसी बर्फीली और खौफनाक कहानी जो आज भी दिलों में दहशत पैदा कर देती है। इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जहां हजारों सवाल तो हैं पर जवाब एक भी नहीं। इसे द डियाटलो पास मिस्ट्री कहा जाता है। चलिए एक एक करके उन सबूतों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर उन अनजान पहाड़ों पर सच में क्या हुआ था। ये पूरा सफर एक बेहद संगीन और सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी खौफनाक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल और हंसता खेलता सफर अचानक एक ऐसी दिशा में मुड़ जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही न बचे। ये कोई आम रात नहीं थी। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात क्या है? टेंट बिल्कुल अंदर से फटा हुआ था। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, बाहर से किसी ने कोई हमला नहीं किया, उस मोटे कपड़े को अंदर से चीरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी ऐसी चीज से इस कदर डर चुके थे कि उन्हें दरवाजा खोलने तक का वक्त नहीं मिला और उन्होंने सीधे टेंट काट दिया। आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया? ये पूरी घटना घटी थी सोवियत यूनियन में जनवरी 1959 के वक्त। यूरल के पहाड़, ये इलाका अपने आप में इतना कठिन और जमाने वाली सर्दी के लिए जाना जाता है कि यहाँ सिर्फ सोचने भर से ठंड लग जाए। और यहीं से इस खतरनाक माउंटेन ट्रैक की शुरुआत हुई थी। सिर्फ 9 लोग। ये उन बेहद हिम्मती और जोश से भरे लोगों की संख्या थी जिन्होंने इस चढ़ाई को अंजाम देने का फैसला किया था। इनको लीड कर रहे थे इगोर डायातलोव। इन 9 सदस्यों ने एक साथ मिलकर उस बर्फीले पहाड़ की चोटी को फतह करने का सपना देखा था, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, ये लोग कोई अनारी या बिगिनर्स बिल्कुल नहीं थे। इस टीम में यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट्स और इंजीनियर शामिल थे, जिनमें एक महिला सदस्य भी थी। सबसे जरूरी बात जो इस केस को और अजीब बनाती है वो ये कि ये सभी हाईली ट्रेंड और सर्वाइवल एक्सपर्ट्स थे। इतने अनुभवी लोगों का इस तरह से गलती करना लगभग नामुमकिन है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऐसी बर्फीली और मुसीबत भरी स्थितियों में जिंदा कैसे रहना है। अपना आखिरी कैंप सेट करते वक्त उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन पर भारी पड़ा। सूरज ढलने के साथ ही इन एक्सपर्ट्स ने अपना कैंप एक खुली और काफी खतरनाक ढलान पर लगाया। बाहर बर्फ की तेज हवाएं चल रही थी, मौसम बिगड़ रहा था, लेकिन इनके अनुभव के हिसाब से उन्हें लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है। अगर हम वक्त पर ध्यान दें तो जनवरी 1959 में बड़ी उम्मीदों के साथ ये सफर शुरू होता है। 31 जनवरी को वो ढलान पर अपना टेंट लगाते हैं और फिर आती है आखिरी तारीख, 1 फरवरी 1959, वो रहस्यमयी रात। इन चंद घंटों के बीच ही पहाड़ पर एक ऐसी डार्क कहानी रची गई जो हमेशा के लिए इतिहास का एक डरावना हिस्सा बन गई। एक ऐसी अधूरी कहानी जिसका अंजाम बेहद खौफनाक था। जब उनका वापस आने का तय समय निकल गया और किसी की कोई खबर नहीं आई, तब एक खोजी रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में निकली। पहाड़ों के उस शांत और ठंडे माहौल में जो मंजर निकलकर सामने आया ना, उसने साफ एहसास दिलाया कि ये कोई आम हादसा बिल्कुल नहीं था। रेस्क्यू टीम को जो सबसे पहला सबूत मिला वो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला था। जैसा कि पहले बताया, टेंट अंदर से कटा हुआ मिला, पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उनके गर्म कपड़े, उनका सबसे जरूरी सामान और यहाँ तक कि उनके जूते, सब कुछ टेंट के अंदर ही छूटा हुआ था। -30 डिग्री की जमाने वाली ठंड में बिना कपड़ों और जूतों के बाहर भागना सीधे मौत के गले लगने जैसा था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पर वो लोग कहाँ थे? टेंट तो अपनी जगह पर था, सारा सामान अंदर बिल्कुल सुरक्षित पड़ा था। आखिर उन 9 लोगों का नामो निशान कहां गायब हो गया? इस सवाल के आसपास एक ऐसा भयानक सन्नाटा था जो किसी बहुत गहरी और असंभव दहशत का इशारा कर रहा था। जब आसपास के इलाके की बारीक छानबीन शुरू हुई, तब जाकर वो सभी गायब हाइकर्स बाहर उस बेरहम और जानलेवा बर्फ में पाए गए, आधी नंगी हालत में और पूरी तरह से मुर्दा। वो सब अलग अलग दिशाओं में बिखरे पड़े थे। एक बेहद दर्दनाक और किसी भी आम इंसान की समझ से परे मौत ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इन सबूतों के बावजूद डर की दास्तान यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी डेथ नॉर्मल नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में पाया गया कि उन पर ऐसी अंदरूनी चोटें थीं जो आमतौर पर किसी भयानक कार क्रैश में ही लग सकती हैं। किसी का स्कल फ्रैक्चर था, सीने की हड्डियां बुरी तरह टूटी थी,
पर बाहर से जिस्म पर एक खरोच तक नहीं थी। एक ऐसा बल, एक ऐसी फोर्स जो शायद इंसानों की ताकत से बहुत आगे थी, उस रात वहां मौजूद थी। ये रहस्य आज भी बिल्कुल अनसुलझा है। आखिर उस काली रात में उन अकेले पहाड़ों के बीच ऐसा क्या जाग उठा था जिसने इन 9 जिंदगियों को हमेशा के लिए निगल लिया? और क्या इसका पूरा सच कभी बाहर आ पाएगा? सोचकर देखिए, उरल माउंटेन्स की उस ठंडी रात में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स की उस ग्रुप के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उन्हें अपने ही टेंट को अंदर से फाड़कर -30 डिग्री की ठंड में बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। आइए इस खौफनाक कहानी के सबसे पहले और सबसे अजीब सबूत पर नजर डालते हैं। उनके पैर के निशान सीधे जा रहे थे, जैसे वो बिल्कुल शांत होकर चलते हुए मौत की तरफ गए हों। पर क्यों? ये सच में कोई मामूली सवाल नहीं है। जब सर्च पार्टी उस उजाड़ बर्फीले मैदान में पहुंची तो उन्हें मौत का एक ऐसा नजारा मिला जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर था। एक ऐसी स्थिति जहां आमतौर पर सिर्फ डर और पैनिक होना चाहिए, वहां एक अजीब सा सन्नाटा और शांति थी। मौत की तरफ शांत कदम। जब सर्च टीम वहां आगे बढ़ी तो जो दिखा वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं था। पहाड़ों में बर्फ पर कदमों के बिल्कुल साफ निशान मिले, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां भागने का कोई भी संकेत नहीं था। अगर उन पर किसी जानवर ने हमला किया होता या कोई अचानक बर्फीला तूफान आया होता तो वहां पैनिक होता, अफरा तफरी मची होती। पर इन निशानों में डर का कोई नमूना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी तरह होशो हवास में बिना किसी जल्दबाजी के अपनी मर्जी से टेंट की सुरक्षा छोड़ी और मौत को गले लगाने बाहर निकल गए। ये सबूत किसी भी सडन अटैक की थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर देते हैं। बचने की आखिरी कोशिश। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े, इस घटना का दर्दनाक सच उनके सामने आने लगा। एक तरफ पहली 2 बॉडीज एक पेड़ के पास मिली। उनके हाथ खून से सने थे, जिससे पता चलता है कि उन्होंने आग जलाने की और ठंड से बचने की एक आखिरी नाकाम कोशिश की थी। और वहीं दूसरी तरफ का मंजर और भी दिल दहला देने वाला था। बाकी बॉडीज अलग अलग जगह बिखरी हुई मिली और उनमें से कुछ ने एक दूसरे के कपड़े पहने हुए थे। सोचिए उस पल को जमा देने वाली उस रात में जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथियों के कपड़े पहनने की वो डेस्परेशन। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये सर्वाइवल की एक हारी हुई लड़ाई थी। बिना निशान के गहरी चोट। अगर बात सिर्फ ठंड और हाइपोथर्मिया से मरने की होती तो शायद ये केस यहीं पर एक दुखद हादसे के रूप में बंद हो जाता, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऑटोप्सी रूम में जब इन बॉडीज की जांच हुई तो मेडिकल एग्जामिनर्स के होश उड़ गए। जांच में पता चला कि एक फीमेल विक्टिम की जीभ पूरी तरह गायब थी। कई लोगों की पसलियां बुरी तरह कुचली हुई थी और कुछ की खोपड़ियां इस कदर चकनाचूर थीं जैसे वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी से टकराए हों। ऐसी भयंकर चोटें किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये इंजरी पैटर्न्स आम तौर पर तभी दिखते हैं जब बॉडी पर कोई बेहद विशाल और जानलेवा ताकत इस्तेमाल की गई हो। लेकिन सबसे हैरानगेज बात ये थी कि बाहर कोई विजिबल इंजरी नहीं थी। एक पल के लिए रुकिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंदर से हड्डियां चकनाचूर हैं, पसलियां टूट चुकी हैं, लेकिन बॉडी के बाहर स्किन पर कोई इंजरी नहीं थी। एक भी खरोच नहीं, एक भी निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारा प्रेशर बाहर से नहीं बल्कि किसी ऐसी ताकत से आया हो जिसे हमारी साइंस शायद डिफाइन ही नहीं कर सकती। बिना किसी बाहरी निशान के इतना भयंकर इंटरनल ट्रॉमा होना मेडिकल साइंस के लिए आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। रेडिएशन का बड़ा रहस्य। एक के बाद एक अजीब सबूतों ने इस केस को उलझा कर रख दिया था, पर सबसे बड़ा और सबसे माइंड बेंडिंग ट्विस्ट आना अभी बाकी था। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने हर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को खारिज कर दिया। रेडिएशन माउंटेन्स में, ये अपने आप में कितना अजीब लगता है ना। उराल पहाड़ों के उन बर्फीले और सुने इलाकों में रेडिएशन का क्या काम हो सकता है? वहाँ आसपास कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से रेडिएशन लीक हो सके। फिर भी ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया कि उन्हें विक्टिम्स के कपड़ों पर रेडिएशन के डिस्टिंक्ट ट्रेसेस मिले हैं, एक हाई लेवल का रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन। ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूरी तरह से साबित कर देता है कि ये किसी आम बर्फीले तूफान या किसी भालू के हमले का नतीजा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भालू रेडिएशन नहीं छोड़ते और बर्फ का तूफान रेडिएशन नहीं लाता। तो आखिर उस रात उस पहाड़ी पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसमें ये रेडिएशन शामिल था? और इस तरह ये सारे सबूत हमें वापस उसी अंधेरे में ले जाते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी। पैरों के वो शांत निशान,
वो चकनाचूर हड्डियां और कपड़ों पर वो रेडिएशन एक आखिरी और खौफनाक सवाल छोड़ जाते हैं। अब सवाल ये बचता है, क्या ये सिर्फ एक बुरा एक्सीडेंट था या वहाँ उस रात उस बर्फ के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो इंसान आज तक समझ ही नहीं पाया। फाइल बंद कर दी, पर सच आज भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ये अल्फाज जरा ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि उस अधूरी दर्दनाक दास्तान की आखिरी निशानी है जिसे शायद कभी पूरी तरह से सुलझाया ही नहीं जा सकता है। सरकारी कागजों में देखें ना तो इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले खत्म हो चुकी है। केस क्लोज्ड। इस किस्से को हमेशा के लिए दफना दिया गया है। लेकिन क्या सच में? असल सच्चाई तो आज भी वहां उस सफेद बर्फ की मोटी चादर के नीचे घुट घुट कर सांस ले रही है। तो आखिर उन एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स के साथ उस काली रात में असल में हुआ क्या था? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, बर्फ के नीचे दबा सच। यहीं से होती है इस खौफनाक दास्तान की असल शुरुआत। दूसरा पड़ाव आता है हमारे सामने एवलांच थ्योरी। लेकिन क्या वाकई वहां बर्फ का तूफान आया था? सबसे पहली और सबसे आम थ्योरी यही दी जाती है कि आधी रात को एक भयानक एवलांच यानी बर्फ का तूफान आया था। लेफ्ट साइड में देखिए। थ्योरी ये कहती है कि अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उन लोगों ने अपने ही टेंट को अंदर से चाकू से फाड़ दिया और उस जमा देने वाली ठंड में बाहर भाग निकले। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? लेकिन अब जरा राइट साइड की हकीकत पर गौर कीजिए। वहां बर्फ पर जो कदमों के निशान मिले वो बिल्कुल शांत थे, एकदम आराम से चलते हुए निशान। वहां भाग दौड़, डर या पैनिक का एक भी निशान मौजूद नहीं था। अब आप ही सोचिए, अगर कोई एक जानलेवा बर्फ के तूफान से बचकर भाग रहा हो तो उसके कदम इतने शांत और एक सीधी लाइन में भला कैसे हो सकते हैं? ये छोटी सी डिटेल इस पूरी एवलांच थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, हाइपोथर्मिया का अजीब असर। एक ऐसी स्थिति जहां दिमाग खुद से खेलने लगता है। इस थियोरी को समझने के लिए देखना होगा कि अत्यधिक ठंड में इंसानी दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। मेडिकल साइंस में एक क्लिनिकल फिनोमिनन है जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहा जाता है। असल में होता क्या है कि जब एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया होता है तो इंसानी दिमाग बुरी तरह मैलफंक्शन करने लगता है। वो बॉडी को गलत सिग्नल्स भेजता है और इंसान को अचानक आग जैसी जलन महसूस होने लगती है। सोचिए, बाहर खून जमा देने वाली ठंड है, पर इस झूठी गर्मी और जलन से परेशान होकर लोग अपने ही कपड़े उतार फेंकते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि शायद यही वजह थी कि कुछ हाइकर्स की बॉडीज वहां बिना कपड़ों के लगभग नग्न अवस्था में पाई गई थी। पर यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, सबके साथ एक ही वक्त पर एक जैसा असर कैसे हो सकता है? यही वो पॉइंट है जहां बड़ी से बड़ी साइंटिफिक दलीलें भी दम तोड़ देती हैं। देखिए, एक या दो लोगों के दिमाग के साथ पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग का धोखा हो, ये बात समझ में आती है। पर याद रखिए, उस ग्रुप में सभी लोग बेहद फिट और अनुभवी थे। तो क्या हर एक शख्स का दिमाग ठीक एक ही वक्त पर बिल्कुल एक जैसा मैलफंक्शन कर सकता है? क्या सबने एक ही पल में उस पागलपन को महसूस किया? अगर इस सवाल की गहराई में जाएं तो लगता है कि नहीं, ये थियरी भी हकीकत के पैमाने पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। कुछ तो जरूर छूट रहा है। चौथा पड़ाव थोड़ा डार्क है, यूएफओ या सीक्रेट वेपन। जब आम साइंस जवाब नहीं दे पाती तो आती है ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब दुनिया में कोल्ड वॉर बिल्कुल अपने पीक पर था। एक दूसरे पर शक करना और पैरानोया तो जैसे आम बात थी। अब इस घटना के आसपास के इलाकों से ना कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें वहां के स्थानीय लोगों ने आसमान में अजीब अनजान रोशनियां देखने का दावा किया था। एक ऐसी चमक जो उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। तो यहां से दिमाग में सवाल उठता है कि क्या वो आसमानी लाइट्स किसी एलियन एनकाउंटर का इशारा थी? क्या इस ग्रुप ने रात के अंधेरे में कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें किसी भी कीमत पर देखना अलाउड नहीं था? यहीं से एक और भयानक और कहीं ज्यादा रियलिस्टिक थ्योरी सामने आती है, सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। इन सबूतों को एक एक करके क्रमवार समझते हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, यह कोल्ड वॉर का टेंस दौर था जहां आइसोलेटेड इलाकों में खुफिया टेस्टिंग आम बात थी। दूसरा पॉइंट, आसमान में वो अजीब लाइट्स की रिपोर्ट्स। लेकिन जो तीसरा और इस सब में सबसे खौफनाक एविडेंस है ना, वो होश उड़ा देने वाला है। हाइकर्स के कपड़ों पर ऐसी हेवी रेडिएशन के ट्रेसेस मिले थे जिनका उस जंगल में बर्फ के बीच मिलना पूरी तरह से असंभव है। ये एक ऐसा सबूत है जो सीधे तौर पर किसी टॉप सीक्रेट मिलिट्री वेपन टेस्टिंग की तरफ इशारा करता है, जिसमें शायद वो बेचारे लोग गलती से फंस गए थे। पांचवा और हमारा आखिरी पड़ाव, द फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट। देखते हैं इस सब का आखिरी नतीजा क्या निकला। अननोन कंपेलिंग फोर्स, यानी एक अनजान और मजबूर कर देने वाली ताकत। बस
इस आखिरी सरकारी रिपोर्ट के इन चंद शब्दों ने पूरी तरह से ये साबित कर दिया कि हकीकत में खुद गवर्नमेंट को भी जीरो आइडिया था कि उस रात बर्फ के उस मैदान में आखिर हुआ क्या था। सरकार का ये गोलमोल सा बयान अपने आप में उनकी बेबसी और हार का ऐलान था। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि इन तमाम एविडेंस, इन सारी थ्योरीज के बावजूद वहाँ कुछ ऐसा जरूर मिसिंग था जिसे हमारा लॉजिक, हमारा ह्यूमन रीजनिंग कैच नहीं कर सका। एक ऐसी अदृश्य ताकत जिसका ना तो कोई चेहरा था और ना ही जिसका कोई नाम बचा था। तो आखिर सच क्या है? अवेलांच, एक्सपेरिमेंट या कुछ और? ये कोई साधारण सवाल नहीं है दोस्तों। ये वो भारी सन्नाटा है जो इस पूरे रहस्य के पीछे आज तक गूंज रहा है। क्या वो सिर्फ बर्फ का एक रूथलेस तूफान था जिसने वो मौत का नंगा नाच किया? क्या वो दिमाग से खेलने वाली हाइपोथर्मिया के शिकार थे? या फिर किसी बेहद खुफिया मिलिट्री हथियार की चमक ने उनकी जान ली? या शायद कुछ ऐसा जो आज तक हमारी और आपकी समझ के दायरे से बिल्कुल बाहर है? खैर, सच जो भी हो, यूराल माउंटेन्स की उन जमाती हुई बर्फीली चोटियों के बीच वो खौफनाक दास्तान आज भी वहीं दफन है। इस अनजान रहस्य पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच शायद ही कभी बाहर आएगा।